हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो कार्यक्रम में। इसमें हम भारतीय संविधान की कक्षा प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो आपको सभी पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगी। और इसमें सबसे पहला चैप्टर हम ले रहे हैं भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास। तो भारतीय संविधान के संवैधानिक विकास को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि संविधान आखिर होता क्या है। तो संविधान वह विधान जो कि एक देश को चलाने के लिए उसकी विभिन्न, जैसे कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को शक्तियाँ प्रदान करता है उस देश को चलाने के लिए, उसको हम संविधान कहते हैं। तो हमारे भारतीय संविधान द्वारा भारत की न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका को शक्ति प्रदान की जाती है। क्योंकि जब यह इतनी सारी शक्तियों का सोर्स है तो इसका विकास कैसे हुआ, इस सब को देखने के लिए हम देखेंगे भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास के चरणों को हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम दो भागों में विभाजित कर लेते हैं, जिसमें से एक वो समय है जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर शासन किया, और दूसरा वो समय है जिसमें ब्रिटेन की महारानी द्वारा या ब्रिटेन की संसद द्वारा भारत को गवर्न किया गया। अब हम यदि ये सोचें कि इससे पहले के का कोई संवैधानिक विकास नहीं है, कि जिसका उसका अध्ययन क्यों नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो हमें जैसा कि पता है पूर्व में भारत में कोई भी लोकतंत्र जैसी कोई सुविधा थी नहीं, मतलब थी तो बहुत कम लेवल पे, और वो भी क्या करते थे, राजा को चुनते थे, उसके बाद राजा ही सारे नियम बनाता था और उसी के हिसाब से गवर्न करता था। ऐसा चलता रहा। लेकिन ऐसा कोई दस्तावेजीकरण नहीं हुआ कि कोई नियम, ऐसे ठोस नियम बनाए गए हों जिनको दस्तावेजीकरण किया गया हो और आने वाले सारे राजाओं ने उन्हें फॉलो किया हो। तो ऐसा कुछ नहीं था। छोटे छोटे राज्य थे, आपस में मिलते जुड़ते बनते बिगड़ते रहते थे। तो ऐसा कोई विकास वहाँ से नहीं है। तो भारत का सबसे संवैधानिक विकास का जो कालखंड है जिससे हम अध्ययन करना चालू करेंगे, वो है जब से भारत पर अंग्रेज़ों का शासन हुआ, चाहे वह ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्मेट में हुआ हो या फिर ब्रिटेन की साम्राज्य के फॉर्मेट में। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे चलते हैं तो हम देखेंगे सबसे पहला, जो कि जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और उसने प्लासी और बक्सर के युद्ध से भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना की, तो अंग्रेजी सत्ता की स्थापना के बाद जब उन्हें 1656-57 में जब प्रशासनिक अधिकार प्राप्त हुए, उन्होंने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार, उड़ीसा में राजस्व के अधिकार प्राप्त कर लिए। तो उनकी जो प्रशासनिक इकाई के रूप में कार्य करना चालू किया, और प्रशासनिक इकाई के रूप में कार्य करने के लिए उन्हें क्या चाहिए था, कोई ना कोई नियम या कानून चाहिए थे, ताकि वो उनके थ्रू किसी देश के या वो अपने जिस क्षेत्र पर वो रूल कर रहे थे, इसके वो राजा थे, उसे वो गवर्न कर सकें। इसी क्रम में यहाँ पे ये भी जान लेना ज़रूरी हो जाएगा कि जैसे जैसे कंपनी के पास प्रशासनिक अधिकार आते जा रहे थे और कंपनी इतना कुछ लाभ कमा रही थी, क्योंकि सारे अधिकार जनता को पोषित करने के, सिविल अधिकार, नागरिकों के जो भी अधिकार थे वो दे दिए गए थे नवाब को, और राजस्व के जितने अधिकार थे वो कंपनी ने अपने पास सुरक्षित कर लिए थे। सारा राजस्व कंपनी खुद एकत्रित कर रही थी, जनता की भलाई पर बिल्कुल नाम मात्र की रकम खर्च की जा रही थी, जबकि जनता की हित के जो काम थे वो सारे नवाब को सौंप दिए गए, जो कि एक नाम मात्र की सत्ता थी, जिस पर कि कोई राजस्व था ही नहीं। अब बगैर राजस्व के नवाब कुछ नहीं कर सकता। और ये सारा पैसा कंपनी के अधिकारी कर्मचारी रिश्वतखोरी से अपने पास रखते जा रहे थे, जबकि ये लोग ब्रिटेन में क्या दिखा रहे थे कि उनकी कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, वो घाटे में चल रही है। तो ब्रिटेन की संसद को ये लगा कि जब ये ईस्ट में, पूर्व में, जो कि भारत को जैसा कि सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, जब ये भारत के साथ व्यापार कर रहे हैं और वहाँ से इतना सारा रेवेन्यू भी जनरेट नहीं कर पा रहे हैं और हर बार कंपनी को लॉस में दिखा रहे हैं, जबकि वहाँ से जो भी अधिकारी कर्मचारी रिटायर्ड होने के बाद इंग्लैंड में आ रहे थे, तो वो इंग्लैंड की राजनीति में बहुत ज़्यादा प्रभाव उत्पन्न कर रहे थे। तो संसद में बैठने वाले लोगों को लगा कि ये ज़रूर वहाँ पे कुछ कर रहे हैं। तो उन्होंने इस सब को कंट्रोल करने के लिए और कंपनी की गवर्निंग को नियमितीकरण करने के लिए या उसे रेगुलेट करने के लिए उन्होंने सबसे पहला एक्ट जो कंपनी में इंटरवीन करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया, वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773।
इसके द्वारा क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, जो कि पहले बाराना हेस्टिंग बने। और उनके पास क्या रहा कि जितने भी अन्य क्षेत्र थे जैसे बम्बई और मद्रास को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन लाया गया और एक सेंट्रलाइज सिस्टम की व्यवस्था की गई। अब यहाँ पर बंगाल के गवर्नर जनरल के साथ, चूंकि उसके पास बम्बई और मद्रास भी आ गए हैं, तो बंगाल के गवर्नर जनरल के साथ एक 4 सदस्यीय समिति बनाई गई जो कि उसकी सहायक होती थी। और इसी एक्ट के तहत 1774 में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कंपनी के अधिकारियों को निजी व्यापार पर रिश्वत लेने या भेंट लेने से मना कर दिया गया कि आप इस तरह का कोई भी धन प्राप्त नहीं करेंगे। और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर ब्रिटिश शासन का नियंत्रण स्थापित किया गया। और ये मैंडेटरी बना दिया गया कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो कंपनी के सारे खर्चों और मतलब लाभ हानि की सारी जो भी पैसे की वो है तो वो कैसे देगा, संसद को सूचित करेगा। इस बारे में नियम बनाए गए। अब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद चूँकि कोई भी व्यवस्था में सबसे पहले कुछ भी लेके आते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ खामियां जरूर रह ही जाती हैं। तो उन खामियों को दूर करने के लिए, रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए दूसरा एक्ट लाया गया, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या किया गया कि जो 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, उससे क्या कुछ ज़्यादा अधिकार प्राप्त हो गए थे। इससे क्या अधिकारियों और कर्मचारियों को काम करना मुश्किल हो रहा था। इस दुविधा से बचने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट में उनसे रियायतें दी गई, जैसे कि बिहार और उड़ीसा में अधिनियम बनाने की शक्ति गवर्नर जनरल को दे दी गई। ठीक है, ये उनके अंतर्गत आ गए। और न्यायालय पर प्रतिबंध लगा दिया कि वो ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे और अगर वो उनके अधिकार क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो उन पर कोई भी मुकदमे डायरेक्ट नहीं लगा लिए जाएंगे। राजस्व संबंधी मसले न्यायालय से बाहर कर दिए गए। न्यायालय के क्षेत्राधिकार से कोलकाता के सभी निवासी न्यायालय के अधीन क्षेत्राधिकार में लाए गए, जिसमें क्या था, हिंदुओं को हिंदू विधि से और मुस्लिमों को मुस्लिम पर्सनल लॉ से गवर्न किया जाने लगा। ये था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बाद फिर कुछ सुधारों को लेकर आए पिट्स इंडिया एक्ट 1784। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक जो कंपनी के अधिकारी कर्मचारी थे वो मौज करते चले आ रहे थे, उन्हें जैसा ठीक लग रहा था वैसे वो गवर्न हो रहे थे और उनकी जो गवर्निंग बॉडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थी वो उन पर उतना ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो जैसे ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट्स और एक्ट ऑफ सेटलमेंट आए तो उनकी जो वो एंजॉय कर रहे थे उसमें थोड़ी दखलंदाजी पैदा हुई। उस दखलंदाजी पैदा हुई तो उन्होंने क्या किया, कॉपरेट करना बंद कर दिया गवर्नमेंट के साथ। तो वो कॉपरेट नहीं कर रहे थे तो इसके लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया 1784 में। और पहली बार उन्हें बताया गया कि वो क्या है। जैसे कि क्या किया गया, सबसे पहले ब्रिटिश अधिकृत भारतीय क्षेत्रों को प्रथम बार इस एक्ट में क्या कहा गया, ब्रिटिश अधिपत्य के क्षेत्र। क्योंकि पहले कंपनी सोच रही थी कि ये तो हमारे क्षेत्र और हमें न जैसे चाहे वैसे उपयोग करेंगे, लेकिन पहली बार कोई वो एक्ट आया और उसमें कहा गया जो कंपनी अधिकृत क्षेत्र वो ब्रिटिश अधिपत्य के क्षेत्र कहा गया उन्हें। और ब्रिटिश सरकार को भारत की कंपनी के कार्यों प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया गया इस एक्ट के द्वारा। कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग किया गया। वाणिज्यिक कार्यों के लिए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था ही वाणिज्यिक कार्यों के लिए, लेकिन राजनीतिक कार्यों के लिए एक अलग से बॉडी बनाई गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें क्या था, राजनीतिक कार्यों, नागरिक, सैन्य और राजस्व की गतिविधियों का प्रबंधन कौन करने लगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल करने लगा। गवर्नर जनरल को अपनी जो 3 सदस्यीय समिति थी उसके खिलाफ वीटो के पावर दिए गए कि वो चाहे तो उनसे असहमति की स्थिति में अपनी तरफ से कानून बना सकता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल पूरी तरह संसद के कंट्रोल में रहने लगा था और नागरिक, सैन्य और राजस्व के अधिकारों से प्राप्त हो गए थे संसद को, जो कि उन्हें चाहिए थे।
इसके 1784 के एक्ट के बाद 1773 में जो भी एक्ट आया था उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम 20 वर्ष बाद इसको रिव्यू करेंगे और 20 वर्ष के बाद ही लाएंगे। बीच में ये कुछ और एक्ट लाने पड़े। वो क्या था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को या तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए या उसमें सुधार के लिए या उसे और अच्छा बनाने के लिए, ताकि वो अच्छे से काम कर सके, इसके लिए लाए गए थे। तो फिर 1773 के 20 वर्ष बाद 1793 में पहला चार्टर आया, जिसमें क्या किया गया, कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य थे उनका वेतन भारतीय कोष पर भरित किया गया। चार्टर एक्ट 1793 के बाद नेक्स्ट चार्टर 20 वर्ष बाद चार्टर एक्ट 1813। कंपनी के व्यावसायिक अधिकार फिर 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिए गए। कंपनी को राजस्व एकत्रित करने के अधिकार 20 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिए गए। भारत के साथ व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया यहाँ पर। और क्या किया गया, केवल चाय और चीन के साथ जो व्यापार कंपनी किए जा रही थी उस पर उनका एकाधिकार बना रहा। ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार के लिए अनुमति दी गई और पहली बार कंपनी को इस बात के लिए लायबल बनाया गया कि वो अपने राजस्व जो वो कमाती है उसका 1 लाख रुपए भारतीयों की शिक्षा पर खर्च करेगी। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का विस्तार किया गया, उसके अधिकारों को परिभाषित किया गया, स्थानीय प्रशासन को भारतीयों पर कर लगाने की शक्ति प्रदान करी गई। इसके बाद 1813 के चार्टर के बाद फिर अगेन 20 वर्ष बाद 1833 का चार्टर 1833। इसमें क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और पहले गवर्नर जनरल भारत के कौन बने, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनको सभी नागरिक व सैन्य अधिकार सौंपे गए। चूँकि भारत का गवर्नर जनरल इसलिए क्योंकि अभी बंगाल नहीं बल्कि भारत में जितने भी अंग्रेजों के विजित क्षेत्र थे उन पर इनका काबू रहेगा, इसीलिए इन्हें भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। कंपनी के राजस्व अधिकार फिर 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिए गए। कंपनी के चाय और चीन के साथ व्यापार के एकाधिकार को भी समाप्त किया गया और अब कंपनी पूरी तरीके से क्या बना दी गई, प्रशासनिक और राजनीतिक संस्था बना दी गई। सिविल सेवाओं प्रवेश के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने का प्रयास किया गया, किंतु कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के बाद वो समाप्त कर दी गई। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक विधि विशेषज्ञ को, जो 3 सदस्य थी, सबसे पहले 4 थी फिर उसमें 3 सदस्य रह गए थे, यहाँ पर उसमें एक और सदस्य शामिल किया गया जो कि एक विधि विशेषज्ञ था। और सबसे पहले विधि विशेषज्ञ जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में शामिल हुए वो थे लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले को भारत में शिक्षा सुधारों के लिए जाना जाता है, इसीलिए इनका विशेष रूप से जिक्र किया। 1833 के बाद फिर अगेन 20 वर्ष बाद चार्टर एक्ट 1853 आता है। चार्टर एक्ट 1853 में क्या किया गया, ब्रिटिश संसद को किसी भी समय ये अधिकार दिया गया कि वो भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर सकती है। और सिविल सेवा में चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने के लिए 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि अब धीरे धीरे जब कह दिया ही गया है कि भारतीय प्रशासन को कभी भी ख़त्म किया जा सकता है कंपनी के, तो क्या किया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भी संख्या घटाकर 24 से 16 कर दी गई, जिसमें से भी 6 सम्राट द्वारा मनोनीत किए जाते थे। इसके द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की व्यवस्था शुरुआत की गई। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में पहले जो 4 सदस्य हम देखते आ रहे हैं, 3+1 हो गए थे 1833 में, वहाँ पे क्या किया गया, अब 6 नए सदस्य जोड़े गए और 6 नए सदस्यों की जो नियुक्ति की गई उसमें 4 का चुनाव कहाँ से किया गया, बंगाल से, मुंबई से, मद्रास से, आगरा से। बंगाल, बम्बई, मद्रास और आगरा की प्रांतीय सरकारों से किया जा रहा था। तो मतलब इस तरीके से 1853 के चार्टर एक्ट में सबसे महत्वपूर्ण ये था कि केंद्रीय विधायिका में विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई और ब्रिटिश संसद द्वारा किसी भी समय भारत के में कंपनी के शासन को समाप्त कर देने की घोषणा चार्टर एक्ट 1853 में कर दी गई। इसके बाद क्या होता है, 1853 के बाद हम देखते हैं 1857 में क्रांति होती है और 1857 की क्रांति के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर किसे दे दिया जाता है, कंपनी का शासन हटाकर ब्रिटेन की संसद को महारानी विक्टोरिया राजशाही के अंतर्गत हस्तांतरित कर दिया जाता है। ये सब बस इसलिए था कि लोगों को कंपनी से बहुत बुराई हो गई थी
और कंपनी जब बुरी लगने लगी तो सरकार को बदलने क्या किया कि एक ट्रिक चली, ये एक तरीके की चाल ही थी, इसमें कुछ बदलने वाला नहीं था, बस ये कह दिया, मतलब नेतृत्व उठा के मैं छोड़ रहा हूँ, मेरे बड़े भाई को दे दूँ, ऐसे ही जैसा सिस्टम कर दिया उन्होंने। मतलब एक ही माइंडसेट के व्यक्ति, बस के हम कंपनी शासन नहीं करेगी, अब हमारी संसद शासन करेगी। पहले कंपनी बीच में दलाल की तरह बिहेव कर रही है, अब सीधा शासन किसके पास चला गया, कंपनी का, और कहीं अब हम बहुत अच्छे से रूल करेंगे। इसीलिए 1857 के 18 क्रांति के बाद जो अधिनियम आया, भारत शासन अधिनियम 1858, उसने भारत के शासन को ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित किया और भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम इसे कहा जाने लगा। भारत के गवर्नर जनरल के स्थान पर अब क्या आ गए, भारत के वायसराय आ गए। पहले वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग, और इसने क्या किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों को समाप्त कर दिया। एक नए पद, भारत राज्य के सचिव, भारत का राज्य सचिव का सृजन किया, जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश संसद के प्रति ही उत्तरदायी था। भारत सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया। सलाहकार परिषद एक निगमित निकाय थी और जिसे भारत व ब्रिटेन में मुकदमे लड़ने और उस पर भी मुकदमा किए जाने के अधिकार प्राप्त थे, जैसे कि वर्तमान सरकारों को होते हैं। भारत शासन अधिनियम 1858 के बाद आता है भारत परिषद अधिनियम 1861, क्योंकि हमने देखा 1858 के भारत शासन अधिनियम में केवल इतना था कि कंपनी को शासन से हटाकर शासन की बागडोर भारत संसद को दे देनी है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समाप्त कर दिए, उसकी जगह क्या किया, भारत का राज्य सचिव आ गए, उनकी 15 सदस्यीय सलाहकार परिषद आ गई। तो उसमें कुछ नीतिगत निर्णय नहीं हुए थे, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज किया गया था कि अब गवर्न कौन करेगा। तो अब जो भी नए चेंजेस करने थे उसके लिए आया भारत परिषद अधिनियम 1861। इसमें क्या किया गया, जैसा कि हम देखते आ रहे हैं, 1853 का जो चार्टर आया था उसमें पहली बार विधायिका में 4 भारतीयों को शामिल किया गया, किंतु अब वो कंपनी के समय की बात हो गई थी, तो उसकी जगह हटाकर अब भारत परिषद अधिनियम 1861 में एक स्टेप आगे का कार्यक्रम ये हुआ कि कानून निर्माण की प्रक्रिया में पहली बार भारतीय शामिल किए गए, और लॉर्ड कैनिंग ने बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को 1812 कैनिंग द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में मनोनीत किया गया। मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियाँ पुनः विकेंद्रीकरण की गई, उन्हें वापस दे दी गई। जो मद्रास और बम्बई को 1773 और 1833 के अधिनियम के साथ सेंट्रलाइज किया गया था, बंगाल के अधीन लाया गया था, उन्हें फिर से विकेंद्रीकृत करके उनकी विधायी शक्तियाँ पुनः वापस कर दी गई, और 1937 तक आते आते लगभग सभी प्रांतों को संपूर्ण स्वायत्तता दे दी गई। इसमें सबसे पहले बंगाल में 1862 में विधायिका की स्थापना हुई। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत जो कि अब पाकिस्तान में है उसे 1866 में, और पंजाब को 1897 में विधान परिषद का गठन किया गया। 1859 में कैनिंग ने एक पोर्टफोलियो प्रणाली इंट्रोड्यूस की थी, जो कि आज जैसा कि हम देखते हैं मंत्रियों को पोर्टफोलियो दिए जाते हैं वैसी ही थी। उसे भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1861 में मान्यता प्रदान की गई। अब गवर्नमेंट कोई भी एक सदस्य जो विधायी सदस्य था वो किसी एक पोर्टफोलियो का प्रभारी हो सकता था। वायसराय को यहाँ आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ प्रदान की गई भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। भारत परिषद अधिनियम 1861 के बाद हम देखेंगे भारत परिषद अधिनियम 1892। 1892 में क्या हुआ, वहाँ पर पहली बार कानून बनाने में भारतीयों का सहयोग लिया गया। इसमें क्या किया, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई 1892 में, क्योंकि अब धीरे धीरे नॉर्म्स रिलैक्स करते जाने, और सरकार को क्योंकि बहुत समय हो गया था, 150 साल के लगभग हो गए हैं, अब सरकार को ये लगने लगा है थोड़े से जैसे जैसे नॉर्म्स हम रिलैक्स करते जाएंगे ताकि लोगों को लगे कि प्रोग्रेसिव हैं और हम धीरे धीरे सत्ता उन्हें सौंपने की ओर बढ़ रहे हैं, तो लोग शांत बने रहे ताकि उनका गुस्सा थोड़ा दबा रहे। इसके लिए उन्होंने ऐसी व्यवस्थाएँ चाहिए, और इस समय तक हम देख रहे हैं जैसे 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई है। मतलब धीरे धीरे लोगों में चेतना और राजनीतिक सोच का विकास होने लगा था इधर। तो 1892 में उन्होंने थोड़ा सा नॉर्म्स रिलैक्स किए और क्या किया, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, किंतु यहाँ बहुमत फिर भी सरकारी सदस्यों का रखा। विधान परिषदों को
बजट पर बहस करने, पूरक प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अधिकृत कर दिया गया। केंद्रीय विधान परिषद, यहाँ पर हम एक और ख़ास चीज़ ये देखेंगे कि केंद्रीय विधान परिषद और चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन की शक्ति किसके पास थी? वायसराय की। जबकि ऐसे ही प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की शक्ति प्रदान की गई। जो हम ऊपर देख रहे हैं ना, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्य, तो ये गैर सरकारी सदस्य कहाँ से आने थे? तो केंद्रीय विधान परिषद में इन गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति का नामांकन कौन कर सकता था? वायसराय कर सकता था। प्रांतीय विधान परिषदों में वो प्रांतीय गवर्नर कर सकते, लेकिन ये करने किसकी रिकमेंडेशन पे थे? वहाँ की नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदार, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर इन गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की जानी थी। तो एक तरीके से इसने क्या किया, एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का विकास किया, जिसे इस अधिनियम में क्या कहा गया था? निश्चित निकायों को सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया, लेकिन हम इसे परोक्ष निर्वाचन की तरह ले सकते हैं। इसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1892 के बाद आता है हमारा भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे पार्लियामेंट्री सुधारों के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या किया, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई। केंद्रीय परिषद में संख्या 16 थी, वो 60 कर दी गई। प्रांतीय विधानसभा में उनके अकॉर्डिंग वेरिएशन लाया गया। केंद्रीय परिषद में शासकीय सदस्यों का ही बहुमत बनाए रखा, जबकि प्रांतीय परिषदों में बहुमत गैर सरकारी सदस्यों को बहुमति की अनुमति प्रदान कर दी गई। इसने दोनों स्तर पर अनुपूरक प्रश्न, बजट पर संकल्प रखने तक दायरा बढ़ाया। जो कि अभी तक क्या था, पूरक प्रश्नों का जवाब दे सकते थे, वो बजट पर चर्चा कर सकते थे। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, बजट पर अनुपूरक प्रश्न और बजट पर संकल्प भी ला सकते थे। पुरानी जो नामांकन प्रक्रिया थी उसे इसने एग्जिस्ट जो कर रही थी पहले से, उसे वैसा की वैसा रखा। उसके साथ साथ इन्होंने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को व्यवस्था भी की, जिसमें केवल मुस्लिम लोगों को यह अधिकार था कि वे मुस्लिमों को चुन सकते थे। इसमें वायसराय और गवर्नर को इसमें क्या किया गया, वायसराय और गवर्नर की जो कार्य परिषद थी उसके साथ भारतीयों को एसोसिएशन बनाने के अधिकार दिए गए, जिसमें वायसराय की गवर्नर के साथ सबसे पहले सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा द्वारा वायसराय की परिषद के साथ एसोसिएट सदस्य बने। तो 1909 के पार्लियामेंट्री सुधार में महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत यहाँ से होती है, और केंद्रीय विधायिका और प्रांतीय विधायिका दोनों में क्या किया, गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, किंतु केंद्रीय स्तर पर उन्होंने शासकीय बहुमत रखा, जबकि प्रांतीय स्तर पर गैर शासकीय बहुमत की अनुमति दे दी गई। बजट पर संकल्प रखने की, अनुपूरक प्रश्न पूछने की यहाँ पर अनुमति लोगों को प्रदान की गई। पहली बार एसोसिएट सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा द्वारा वायसराय की साथ बनाए गए। 1909 के बाद नेक्स्ट जो अधिनियम है वो है भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या किया, केंद्रीय और प्रांतीय विधान के विषयों को अलग अलग किया, किंतु सरकार का ढांचा केंद्रीय रहने दिया गया। सब्जेक्ट अलग अलग कर दिए गए, लेकिन सरकार क्या ढांचा क्या रहा, सेंट्रलाइज ही रहा। प्रांतीय विषयों को फिर से इन्होंने क्या किया, पुनः दो भागों में बांटा, आरक्षित और हस्तांतरित। हस्तांतरित विषय वे विषय थे जिनमें गवर्नर विधान परिषद के साथ मंत्री, गवर्नर और मंत्री काम करते थे और विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते, जब तक कि आरक्षित विषय वे थे जो गवर्नर और उसकी परिषद के लिए आरक्षित थे, जो विधान परिषद के प्रति बिल्कुल भी उत्तरदायी नहीं होते थे। पहली बार इन्होंने क्या किया 1919 में, ये ध्यान देने योग्य है कि इन्होंने पहली बार सेंट्रल पे, केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की। जैसा कि आज वर्तमान में हम देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा जैसे दो सदन है, वैसे ही उस समय पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था बता दी, इंट्रोड्यूस की गई। हमने देखा पहले क्या थी, पहले परोक्ष निर्वाचन चालू हुआ, फिर सांप्रदायिक निर्वाचन, अब की बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था चालू कर दी गई है। लेकिन जो निर्वाचन के अधिकार हैं, वोटिंग राइट्स हैं, वो कम लोगों को ही दिए गए। उनमें क्या था, कर, शिक्षा, संपत्ति के आधार पर मताधिकार दिए गए। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को और वाइड किया गया। इसमें कौन कौन शामिल किए गए, सिख शामिल हो गए। अभी तक केवल मुस्लिम शामिल थे, अब सिख थे, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों को भी इसमें शामिल कर लिया गया।
लंदन में भारत के उच्चायुक्त नाम से एक नए पद का सृजन किया गया, जिसे क्या किया गया, भारत सचिव के कुछ कामों को उसे सौंप दिया गया। सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय स्तर पर लोक सेवा आयोग का गठन किया गया 1926 में, वो इसी एक्ट के प्रावधानों के तहत किया गया। प्रांतीय विधानसभाओं को पृथक बजट बनाने के लिए भी उन्होंने अधिकृत कर दिया कि तुम अपना स्वयं का बजट बना सकते हो। ठीक है। एक वैधानिक आयोग का गठन किया जो हर 10 वर्ष बाद रिपोर्ट देने के 10 वर्ष बाद वो भारत में संवैधानिक विकासों का अध्ययन करेगा और उस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाए करेगा, जिस पर हम नए सुधारों को प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ पे हम ये टाइमलाइन देख लेते हैं कि सबसे पहले 20 अगस्त 1917 में क्या हुआ, भारत में अंग्रेज शासन ने ये घोषणा की, ब्रिटेन ने, कि भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकारों की व्यवस्था की शुरुआत की जाएगी। 1921 में भारत शासन अधिनियम 1919 आ गया, जो कि हम पढ़ चुके हैं। उसमें क्या क्या किया गया, केंद्रीय और राज्य के कार्यों को बांटा, लेकिन व्यवस्था कैसी रखी, केंद्रीकृत रखी गई, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की गई, प्रत्यक्ष निर्वाचन चालू किया गया। ठीक है। और प्रांतों को बजट बनाने के अधिकार दे दिए गए थे। प्रांतों के विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित 2 वर्गों में विभाजित किया गया था। तो ये सब भारत शासन अधिनियम 1919 में था। उसके बाद क्या हुआ, 1921 में भारत शासन में एक विधि आयोग के गठन का वो किया गया था प्रावधान कि हर 10 वर्ष में एक आयोग का गठन किया जाए। किंतु उससे पहले 1921 में जब भारत शासन अधिनियम हम लेके आए 1919, तो उसके बाद 1931 में से रिव्यू बैठना था, लेकिन उसके 7 साल बाद ही, मतलब 1927 में साइमन की अध्यक्षता में एक वैधानिक आयोग का गठन कर दिया गया, जिसने इसका भारत में विरोध भी हुआ, और उसने कब दे दी ये रिपोर्ट अपनी, 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। साइमन आयोग की इस रिपोर्ट को तीनों गोलमेज सम्मेलनों में रखा गया। उसके बाद जो भी संवैधानिक सुधारों का एक श्वेत पत्र था पब्लिश किया गया और इसे ब्रिटेन की संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। और इसी दौरान उन्होंने एक और व्यवस्था की ब्रिटेन ने, उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में देखा कि ये लोग जातिगत रूप से हिंदू मुस्लिम तो हो ही रहा है, साथ में जातियों में भी बट रहे हैं, जो दलितों को भी, जैसे कि BR अम्बेडकर जी ने तीनों ज्वाइन किए, जबकि कांग्रेस ने इनका विरोध किया था। केवल गांधी जी गए और उसके बाद वो नहीं गए थे, सिर्फ दूसरे में पहुंचे थे, मतलब कांग्रेस का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, जबकि BR अम्बेडकर जी वहाँ तीनों में प्रतिनिधित्व निभा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, इस चीज़ का लाभ उठा के डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत उन्होंने सांप्रदायिक पंचायत लेके आए, कम्युनल अवार्ड जिसे बोला जाता है, 1932 में, जिसमें गांधी जी को फिर भूख हड़ताल पर बैठे और गांधी और अंबेडकर जी के बीच में समझौता हुआ, पूना पैक्ट के नाम से जैसे जानते हैं, कि हम अभी इस तरह की मांगें नहीं करेंगे और जब संविधान हम खुद का बनाएंगे तब इन वर्गों का हम ध्यान रखेंगे ताकि आपस में विभाजन न हो, ऐसी वहाँ पर डील होगी। फिर 1935 में संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 को इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि अब तक का सबसे बड़ा अधिनियम था, जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां शामिल थी। इसमें क्या किया, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, 3 सूचियाँ बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय को सौंप दी गई। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया, प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, उत्तरदायी शासन प्रणाली की स्थापना की गई। लेकिन ये जाना नहीं चाहिए, उत्तरदायी शासन मतलब मंत्रियों को जिम्मेदारियां दी गई और उनसे काम लिया गया, लेकिन ये उत्तरदायी शासन प्रणाली केवल 1937 से 39 तक ही चल पाई, और जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ और ये विधानसभा में भंग हो गई थी। केंद्र में द्वैत शासन लागू किया इन्होंने, वही आरक्षित और हस्तांतरित विषय जैसी व्यवस्था केंद्र में लागू कर दी गई। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को अब क्या था कि पहले सिर्फ मुस्लिमों तक थी, फिर उसके बाद सिख, एंग्लो इंडियन, यूरोपीय और इनके पास आई। इसके बाद अभी उसे और वाइडन किया गया दलितों, महिलाओं, मजदूर वर्ग के लिए और विस्तारित कर दिया गया। भारत परिषद समाप्त कर भारत के सचिव को सलाहकारों की टीमें दे दी गई। देश की मुद्रा और शाख नियंत्रण के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। प्रांतीय सेवा आयोग और 2 राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की गई।
1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ किया गया भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। किंतु भारत शासन अधिनियम 1935 कभी भी इन्फोर्स में नहीं आ पाया और शासन एग्जिस्टिंग 1919 भारत शासन अधिनियम 1919 से ही चलता रहा था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जिसके तहत भारत स्वतंत्र हुआ, तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित हुआ। इसके तहत वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया और गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया, जिसकी नियुक्ति कैबिनेट की सिफारिश पर होनी थी। दोनों डोमिनियनों की संविधान सभा को अपना संविधान बनाने की तथा किसी भी ब्रिटिश अधिनियम को समाप्त करने की शक्ति प्रदान की गई। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत डोमिनियन के पहले गवर्नर जनरल बने, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। 1946 में बनी जो संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में भी कार्य करने की शक्ति प्रदान की गई थी। इस तरह 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सामने आया। इसके बाद हम आगे देखेंगे संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इस सेशन के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।